आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर द क्लास 12th। ध्यान समझिएगा। यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जैसे भी कोई भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, है ना। बहुत बड़े बड़े इश्यूज को हम सिंपल मैथमेटिकल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो वहाँ पे इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अभी आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जो इसकी इस पे बेस्ड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले बेसिक इसका क्या है, वो हम बेसिक आपको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी काम, कोई भी चीज़ करनी है, या तो जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी के प्रॉफिट को बात करते हैं। अगर हम कोई कंपनी है, उसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें, और प्रॉफिट को हमेशा कंपनी क्या करना चाहेगी, मैक्सिमाइज करना चाहेगी। आपने पढ़ा है ना ये, मैक्सिमम मिनिमम में। ठीक, और लॉस को क्या करेगी, मिनिमाइज करना। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाला काम है, ये किस वे में करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें मैक्सिमाइज करनी होती है या मिनिमाइज करनी होती है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो कॉस्ट हो, बहुत सारी फंक्शंस हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, तो प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। लॉस को मिनिमाइज करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लॉस बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। जो काम हमें करना है, या तो उसको बढ़ाना है या तो घटाना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद आता है, जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जैसे अगर हम प्रॉफिट की बात करें समझाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो जो रुकावटें हैं, जो जो इसमें हर्डल्स आएंगे कंपनी को, जो जो ऐसे फैक्टर आएंगे जिनकी वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ठीक, कंस्ट्रेंट, क्लियर। तो एक बात तो हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा हो गया कंस्ट्रेंट। ठीक, इन दोनों ही को ऐसे हम सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को, कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया और कंस्ट्रेंट समझ में आ गया। अब कुछ हम बिल्कुल और बेसिक पढ़ाते हैं इसके बाद। ये तो था, अब एक क्वेश्चन से समझ में आएगा ज़्यादा। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बनाना एक काम और है, इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर लेना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पढ़ करके ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करना, ये स्टेप 1 होता है। ठीक है, कंपनी का जो रियल सिनारियो है उसको हमने पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर लें, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसको सॉल्व करना, तो मैं दूसरा स्टेप पहले पढ़ा रहा हूं, सॉल्व करने वाला स्टेप 2 हमारा ये। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नॉट क्वेश्चन, ग्राफिकली। क्लियर, ग्राफिकली हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जेड, z इज इक्वल टू 60x प्लस 15y। तो ये जो z है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक इक्वेशन होती है x और y में, क्लियर, जिसको हमें क्या करना होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। पहला कंस्ट्रेंट ये है, यहाँ पे कॉमा लगा है, दूसरा कंस्ट्रेंट ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये 4 तरह के कंस्ट्रेंट हैं, 4 ऐसी रुकावटें हैं। ठीक, 4 ऐसी चीजें हैं जो इस प्रॉफिट को मैक्सिमम मिनिमाइज करने में चेंज करेंगे। यहाँ तक सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक, कोई ज़रा भी दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला कंस्ट्रेंट है और दूसरा वाला कंस्ट्रेंट है, तीसरा और चौथा, इन दोनों को हम इनका पहले ग्राफ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि कहा गया ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसका ग्राफ आपको बनाना हमने सिखाया था जब आपको लीनियर इनइक्वेशन पढ़ाया था अभी। ठीक, और उसमें आपको ये भी बताया था हमारा फिजिबल रीजन किधर होगा, यानी जिधर हमारा आंसर होगा। समझाते हैं इसको फिर से एक बार। ठीक है, x प्लस वाई, जैसे मुझे बनाना है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, ये ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है। हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमने क्लास 9th ICSE में पढ़ा है किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना, पढ़ा होगा आपने, एक टेबल बनाया होगा y इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक हम टेबल बना लेंगे ऐसी,
एक्स और वाई रख देंगे इसमें अपने मन से कोई वैल्यूज। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई निकल के आएगा 50। एक्स की वैल्यू अगर हम रख लेंगे 5 तो ये वाई 45 निकल के आएगा। एक्स की वैल्यू अगर माइनस की कोई वैल्यू रख लें, ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो जैसे -5 रख लें तो ये 55 निकल के आएगा। तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे। क्या हो गए? कोऑर्डिनेट। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। यानी 0,50 को प्लॉट करना है, 0,50, 5,45 -5,55। वैसे इससे हमारा 2 से ही काम चल जाता है, 2 की हमें इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। तो 0,50 कुछ ऐसे, मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिया, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 0, x0 किस पे होता है? y एक्सिस पे। इस पर 50 ले लेते हैं, तो ये हो गया 0,50 पॉइंट। दूसरा 5,45, 1 2 1 2 3 4 5, 5 पे 45, तो 45 नियर अबाउट यहाँ कहीं आ रहा है। सपोज दैट यहाँ कहीं होगा 45, जैसे 50 तो 45 होगा, तो 5,45 इन 2 पॉइंट से एक लाइन पास करा देंगे स्केल से। इस लाइन ने इस पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कौन सा है, ध्यान से देखना, एक पार्ट ये ऊपर वाला रीजन है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये एक पार्ट है, और एक पार्ट इसके डाउनवर्ड साइड में, ये। क्लियर? लाइन के ऊपर आंसर है या लाइन के नीचे आंसर है, हमें अब ये पता करना है। तो पहली बात तो समझ आ गई कि हमारा लाइन है, लेकिन ये अभी भी लीनियर इक्वेशन ही है, जबकि क्वेश्चन में गिवन था लीनियर इन इक्वेशन। ये इन इक्वेशन दिया गया था ना, हमने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया था। तो जरा अब इस पे आते हैं, ठीक है। जरा यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और इसका इक्वेशन था हमारे पास x + y <= 50, x + y <= 50, लेस देन था कि इक्वल भी था? इक्वल भी लगा था, इक्वल भी लगा, ठीक है। ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ किसका है? ध्यान रखना, ग्राफ है किसका? x + y = 50 का। ये इज इक्वल टू है, हमें इसको बनाना है। इस इक्वेशन में x + y, इसमें जरा 0,0 को इसमें वेरीफाई कराते हैं। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, दोनों आंसर 0 है। क्या 0 जो होता है वह 50 से छोटा होता है या 50 के बराबर होता है? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो आंसर होगा, यानी कि जो फिजिबल रीजन, होगा, या जिधर हमारा आंसर होगा, दूसरी बात, या जिस साइड हमारा आंसर होगा, 2 पार्ट में डिवाइड किया था इस लाइन ने, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, मैंने आपको बताया था। तो जिधर हमारा ओरिजिन होगा वो वाला आंसर रीजन हमारा आंसर होगा, ये आंसर वाला साइड है, दैट इज फिजिबल रीजन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला इक्वेशन जो है, जो दूसरा इक्वेशन था, और तीसरा और चौथा, जरा तीसरे और चौथे को पहले समझा देते हैं क्योंकि छोटी सी बात है। हमेशा x जो होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा ऐसा ही होगा लगभग। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये एक्सिस, इस एक्सिस का नाम क्या है? नहीं, x का कौन सा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना इधर, x इधर पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ 0 भी तो है ना, इसलिए ये एक्सिस हो गया पूरा ये। यानी इसका मुझे इक्वेशन ड्रॉ ही नहीं करना है, इसका मुझे ग्राफ नहीं बनाना, ऑलरेडी यही होता है। डन। सिमिलरली ये वाला क्या होता है? y वाला होता है, यानी ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? ये पूरा लाइन और आगे तक पूरा लाइन, पूरा एक्सिस। इधर वाले नहीं, ये वाला नहीं ले लेना, ये वाला नहीं, इधर वाला। तो 2 लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये आई थी हमारी, अभी जो हमने बनाया थर्ड वाली लाइन ये। एक इक्वेशन और था इसमें, ये, इसको भी सेम इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, यानी 3x + y = 90 मान करके इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे।
ठीक है। अब जो इसका एक्चुअल ग्राफ आएगा ग्राफ कॉपी पे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कुछ ऐसा आएगा ये, ठीक। तो ये वाला हो गया एक्स वाला, ये हो गया वाई वाला दो। तीसरा ये जो हमने बनाया था, ये देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 वाला ग्राफ इसका, ये लाइन का। और ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का ग्राफ, ठीक है। अब जैसे कि पहले वाले केस में जो हमारा फिजिबल रीजन था वो नीचे आया था डाउनवर्ड साइड में, इधर ही आया था ना, ठीक। दूसरे वाले में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये एक्चुअल के क्वेश्चन था वो देखते हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चन था 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, लेस देन इक्वल टू 90। जरा इसमें वेरीफाई करा दें ओरिजिन की कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 एंड 0, तो 3 आएगा सिर्फ। 3 इज लेस देन इक्वल टू 90, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 0 is less than equal to 90. 3 into 0 plus 0. 3 इंटू 0 प्लस 0 क्या होगा? 0. वेट, 3 इंटू 0, अच्छा प्लस 0 इंटू है, ठीक है, ध्यान नहीं रहा। तो ये हो गया 0, 0 हमेशा क्या होगा? 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर। क्लियर? ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब जिधर हमारा दूसरी वाली लाइन, दूसरी लाइन कौन सी थी? ये वाली, ये थी ना, रेड पेन से दिखा दे। इसमें आंसर किधर होगा? जिधर हमारा ओरिजिन, ओरिजिन इधर है तो इधर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है इधर वाला। और उसका आंसर क्या था? अब ये दोनों, ये दो हो गए, दो ग्राफ। और x वाला, अब देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। ये लगा, ये लाइन, इसका ग्राफ ऊपर बनेगा हमेशा। और y वाले का इधर बनेगा, क्योंकि y इधर ही, x इधर ही पॉजिटिव होता है, y ऊपर ही होता है पॉजिटिव। इन दोनों को ध्यान से देख, अभी समझाता हूँ दोनों को। पहले इसको देखते हैं पहले, ठीक। ये तो हो गया, दो समझ आगे हमें। x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन 0 किधर होगा? इस सेगमेंट में पूरा, ये यानी इस y एक्सिस जो है इसके इधर वाला पूरा पोर्शन है, इधर ही तो होगा x 0 से बड़ा। और ऊपर साइड में क्या होगा? y 0 से बड़ा, यानी ये दोनों है। तो आंसर इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। इस लाइन का, इस वाली लाइन का आंसर इधर होगा और इस वाली लाइन का आंसर इधर होगा। अब जो चारों का कॉमन होगा एरिया, जो चारों का कॉमन पोर्शन होगा, तो पहले तो चारों से हम एक क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स को मिला देते हैं, जो इनका कॉमन रीजन आ गया। इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, इस लाइन का इधर आ रहा है ओरिजिन की तरफ, और इसका भी नीचे ही आ रहा है। तो कॉमन पोर्शन ये हो गया OABC। तो ये हमारा, इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है, इसका भी आंसर है, इसका, चारों कंस्टेंट का जो कॉमन आंसर निकल के आता है वो आता है OABC। इस रीजन में हमारा आंसर होगा। यानी जब तक हमारी वर्किंग इस रीजन में रहेगी तो हमारा ये मैक्सिमाइज रहेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब समझते हैं इसके सारे ये चारों जो कॉर्नर पॉइंट है, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन। आंसर तो इसी में, मैक्सिमम भी इसी में और मिनिमम भी इसी में। तो पहला आंसर है, इसके जो जितने भी कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर को नोट कर लेते हैं। ये कहाँ से पता चलेगा? ग्राफ कॉपी पे जब आप एग्जैक्ट बनाओगे तभी आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स आपको कौन बताएगा? ग्राफ कॉपी। ग्राफ जब आप बनाओगे तो उसका कॉर्नर मिल जाएगा। तो पहले 0 0 0 50 20 30 30 0, ये 4 पॉइंट आपको निकल के आते हैं। इन चारों पॉइंटों को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरीफाई कराएंगे। कैसे? देखिए, जो कॉर्नर पॉइंट निकला था, पहला निकला था 0 0, दूसरा 30,0, तीसरा 20 30 ये वाला, फिर 0 50 ये वाला। ये चारों हमारे कॉर्नर पॉइंट निकल के आ गए। टेबल बनाना पड़ेगा हमेशा। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। पहला काम क्या करेंगे, इसमें x और y की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे। जरा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि z की वैल्यू आई 0, ये सब z की वैल्यूज हैं। इसको रखने पर आता है 1800, इसे x और y की जगह रखने पर इस फंक्शन में आता है 1650, इसको रखने पर 750। तो जो इसमें लार्जेस्ट और जो इसमें लोएस्ट हो, स्मॉलेस्ट है, यानी मिनिमाइज अगर करना है
तो ये आंसर लेके चलेंगे। अगर मैक्सिमाइज करना है तो 1800 रखेंगे ये वाला, यानी 30,0 30,0 यानी, ठीक। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द z इज 0 एट द पॉइंट 00 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z इज 1800 एट द पॉइंट 30,0। तो हमें यही निकालना था इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड, अच्छा मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, इसको मैक्सिमाइज भी करना है। तो मैक्सिमम कहाँ पे है हमारा ये वैल्यू, मैक्सिमम हमारा इस पे 30,0 पे है, इस पॉइंट पर। जब x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0 होगी तो ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। जब दोनों की वैल्यू 0 0 तो ये फंक्शन हमारा मिनिमम हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सॉल्व करना समझ में आ गया, फिजिबल रीजन निकालना समझ में आ गया, कॉमन पोर्शन होगा, कॉर्नर पॉइंट निकालने आ गए। कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन वेरीफाई करेगी, उसी से मिनिमम और मैक्सिमम निकाल आता है। क्लियर। अब दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप हमारा पहला वाला, कि हम इसको बनाए कैसे। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। सॉल्व करना, ये मैक्सिमम, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है केवल। कंस्टेंट क्या है, पहला कंस्टेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा लगभग यही होता है 99.9%, ठीक है, यानी इधर ही लेना है। तो चारों हमने बना ली वैसे ही, फिर से कॉमन पोर्शन निकला। कॉमन पोर्शन के बाद इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे और कॉर्नर पॉइंट में वेरीफाई करा देंगे। जैसे निकलता है ए के कोऑर्डिनेट निकलते हैं 2 0, बी के कोऑर्डिनेट ये आएंगे 20/19, 45/19, सी की वैल्यू 0 3, सब पे रख के चेक कर लेंगे, ठीक। z इज इक्वल टू 6, thus z is maximum at both a and b. In fact, the points of the segment AB produces maximum value of z. Thus, we have multiple optimal solutions. अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे z की वैल्यू मैक्सिमम 10 आ रही है, यहाँ भी 10 आ रही है। a, इस पॉइंट a पर ध्यान से देखो, a पॉइंट हमने रखा 2,0 तो वैल्यू आती है 10। जब b वैल्यू रखी, ये पॉइंट रखा तो भी वैल्यू आई 10, दोनों पे ही 10 मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी पर प्रोड्यूस दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, दस वी हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, बहुत सारे इसके सोल्यूशन होंगे। क्लियर, यूनिक नहीं होगा। हियर द ऑप्टिमल वैल्यू इसकी 10 है, वो यूनिक है, दोनों की 10 10। बट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, एक्स और वाई की, ये ए और बी के जो कोऑर्डिनेट है बहुत सारे होंगे, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, जिसपे वैल्यू तो 10 ही आएगी, ठीक है। क्लियर। अब जो स्टेप 1 था हमारा, वर्ल्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके हमें पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फ्रेम करना, क्वेश्चन को फ्रेम करना, वो स्टेप 1 है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर डील्स इन 2 आइटम्स, ध्यान से पढ़िएगा इसके वर्ड बाय वर्ड को तो समझ में आएगा। इसके 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। शॉपकीपर डील्स इन 2 आइटम्स, वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स। एक शॉपकीपर है, उसके यहाँ 2 आइटम है, वॉल हैंगिंग और आर्टिफिशियल प्लांट। ही हैज रुपीज 15,000 टू इन्वेस्ट करने के लिए पास कितना पैसा है, 15,000, एंड अ स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 80 पीसेस। उसके पास जो स्पेस है उसमें केवल 80 पीसेस आ सकते हैं। वॉल हैंगिंग की कॉस्ट 300 है, आर्टिफिशियल प्लांट 150 का है। ही कैन सेल अ वॉल हैंगिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 एंड एन आर्टिफिशियल प्लांट एट अ प्रॉफिट ऑफ 18। अलग अलग कंडीशन सारी। अज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाइज, ओके, फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर्मुलेट करना है, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन था वो ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड था, अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट, और उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं जरा, ठीक है। अब ये नहीं पता हमारे पास कितने प्लांट हैं, कितने वॉल हैंगिंग है, पता है नहीं, इसी को अज्यूम कर लेंगे। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग उसने खरीदे, वाई क्या है, नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट खरीदे, ठीक। तो कॉस्ट कितनी आई, क्योंकि 300 था इसका कॉस्ट वॉल हैंगिंग का, 30x हो गया, और उसका वॉल हैंगिंग का 150 था, सॉरी प्लांट का 150 था, दोनों ऐड कर दिया, यही तो टोटल उसकी कॉस्ट हो गई, यही तो उसकी कॉस्ट हुई। ये हमारा हो गया वॉल हैंगिंग, ये हो गया हमारा प्लांट। क्लियर। इस कॉस्ट फंक्शन को हमें अभी, ये तो कॉस्ट हो गया, अच्छा ठीक है। अब इस पर प्रॉफिट भी तो लेगा, ये तो कॉस्ट फंक्शन है CX, है ना।
कोई कंफ्यूजन? ठीक, तो कॉस्ट को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। अभी और समझाएंगे। ये जो कॉस्ट फंक्शन आया, इसके पास पैसे कितने, 15,000। ये इससे ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास उसके ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं। तो ये जो कंस्ट्रेंट हुआ लेस देन इक्वल टू 15,000, तो ये पहला कंस्ट्रेंट आपका सामने निकल के आ गया। ये प्रॉफिट नहीं है, ये कॉस्ट है। प्रॉफिट नहीं है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो कॉस्ट फंक्शन है। और कॉस्ट के लिए उसके क्या पास, उसके पैसे कितने, 15,000 ओनली। इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? चलिए, एक काम तो हो गया। अब आता सेलिंग वाला। कॉस्ट आ गया, सेलिंग होगा तब तो प्रॉफिट निकलेगा। अब देखिए, डीलर हैज स्पेस। अच्छा, इसमें एक कंस्टेंट और है कि उसके पास स्पेस कितना, 80 ही रखने का है। तो x प्लस वाई हमेशा 80 से लेस देन होंगे। x इज द वॉल हैंगिंग नंबर ऑफ, y इज द नंबर ऑफ प्लांट, तो वो हमेशा 80 से छोटा होना चाहिए। तो दूसरा कंस्टेंट हमारा ये आ गया। ठीक है, x क्या था, x था क्या, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग, हमेशा वो 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे, माइनस तो नहीं हो सकता, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0। y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि y भी क्या है, नंबर ऑफ प्लांट। डन। तो दो कंस्टेंट ये और दो कंस्टेंट ये, तो टोटल 1 2 3 4 हो गए, 4 कंस्टेंट बन गए। अच्छा जी, अब आते हैं अपने प्रॉफिट उसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ दिस मैक्सिमाइज। अब देखो 50x और 18y, प्रॉफिट कितना होता है, एक x क्या है हमारा, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग, उस पर प्रॉफिट है 50 रुपीज का, और 18 रुपए का प्रॉफिट होता था उस पर प्लांट पे। इस पे होगा, अगर एक्स आर्टिकल है हमारे पास तो इतना प्रॉफिट, इस पे इतना प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट को जोड़ दो, ये प्रॉफिट हो गया z हमारा। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से, ये बन गया हमारा, ये आंसर है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दोनों कंस्टेंट और ये चारों कंस्टेंट, मतलब फॉर्मुलेशन समझ आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। फिर नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। 3 तरह की प्रॉब्लम है मेजरली। एक आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, एक आएगा डाइट प्रॉब्लम, एक आएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं, वो तो सिंपल वाला कोई भी कर सकता है, सिंपल पे बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो समझिए। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। ठीक है, नट और बोल्ट बनाता है। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। इसको समझिए ध्यान से, क्या है, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। नट्स बनाने के लिए, एक पैकेज नट्स का बनाने के लिए 1 घंटा इसे मशीन ए पे लगता है और 3 घंटा मशीन बी पे लगता है। क्लियर, दो तरह की मशीनें। वाइल इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए, 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। बोल्ट के लिए इतना टाइम लगता है। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹250 per package on the nuts and 1 per package on bolts. Form a linear programming problem to maximize his profit. If he operates each machine for at most 12 hours. 12 घंटे से ज़्यादा वो मशीन नहीं चला सकता। भाई 24 घंटे तो नहीं चलाएगा ना, शिफ्ट तो 12 घंटे का एट द मैक्सिमम लगा सकते हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले क्या मान लें, नट्स और बोल्ट के में मालूम नहीं कितनी क्वांटिटी हम बना रहे हैं, उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। X package of nuts and Y package of bolts are produced, मान लिया। The objective of the manufacturer to maximize the profit। अब प्रॉफिट के बारे में पहले कहा है कि ₹2.50 प्रॉफिट है नट्स पे और 1 पैकेज है, ₹1 प्रॉफिट है बोल्ट्स पे। तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा नट्स पे और ये प्रॉफिट हो गया बोल्ट पे। दोनों को ऐड कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया प्रॉफिट का। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। एक्स क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल है ना, हमेशा 0 से बड़ा होगा। वाई भी इसी तरह क्या होगा, 0 से बड़ा। ठीक है, एक्स और वाई समझा। बाकी के कंस्टेंट क्या है, अब बाकी के कंस्टेंट समझते हैं। मशीन ए नट को बनाने के लिए 1 घंटा इस पे और 3 घंटा बी पे लगता है। ठीक, और पहले ए और बी पे भी टाइमिंग फिक्स है, कितना है उसके पास टाइमिंग, 12 आवर केवल। समझिए, टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन ए टू प्रोड्यूस एक्स पैकेट नट्स एंड वाई पैकेट बोल्ट्स। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये।
कैसे आया वो समझिएगा। एक्स क्या था हमारा, सिर्फ समझिए एक्स को, नंबर ऑफ नट्स। इसको बनाने के लिए मशीन ए एक्स को बनाने के लिए कितने घंटे वर्क करेगी? 12 1 आवर लगता है, देखो 1 आवर ऑफ वर्क मशीन, 1 आवर वर्क फॉर ए, है ना। ए मशीन जो है एक्स को बनाने के लिए 1 घंटा लेती है, और 3 घंटा लेती है वही ए, सिर्फ ए के लिए। और 3 आवर ऑन मशीन ए कौन है? बोल्ट। बोल्ट पे 3 घंटे लगते हैं, हाँ ये आर है, ठीक। एक्स प्लस 3y, तो ये एक कंस्टेंट आ गया। ये ए मशीन है, और ये मशीन 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती, है ना। 12 घंटे तो ये कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 12 फॉर ए, मशीन ए के लिए। मशीन बी के लिए क्या होगा? कितने घंटे चलेगी मशीन बी? 3 आवर एक्स के लिए और 1 आवर वाई के लिए, प्लस वाई। क्लियर? लेस देन इक्वल टू ए भी 12 घंटे। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो गया हमारा, अभी हमने इसको निकाल दिखाया था आपको, ये समझाया था, ठीक है। दूसरा क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मशीन ए मशीन बी और ये दोनों हमारे नट एंड बोल्ट हो गए फॉर्मुलेशन। कोई कंफ्यूजन? मशीन का आएगा तो मशीन ए और मशीन बी करके अलग अलग कर लेंगे। जरा भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अब आता है डाइट प्रॉब्लम। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो डाइट प्रॉब्लम है। अ डाइट इज टू कंटेन एट लीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। एक जो डाइट बनानी है उसमें 80 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए, 100 यूनिट मिनरल्स होने चाहिए। टू फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। फूड F1 कॉस्ट ₹4 per kg, F2 कॉस्ट 5 per kg. 1 kg of food F1 contain 3 unit vitamin A, 4 unit minerals. 1 kg of food 2 contain 6 unit of vitamin A and 3 unit of minerals. We wish to find a minimum cost for diet that consists of mixture of these two foods and also meets the minimum nutrition requirement. Minimum nutrition requirement. Formulate this as a linear programming problem. डाइट वाले जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको सबसे पहले कैसे टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं बना पाओगे तो फिर आपके क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएंगे, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या क्या है, हमें जो रिक्वायरमेंट है, वी विश टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट को हमें मिनिमम करना है, तो हमारा जो फंक्शन हो गया वो कॉस्ट फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एंड डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज टू फूड्स, दोनों फूड का मिक्सचर हो, एंड ऑल्सो मीट्स द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान समझते हैं। अ डाइट इज टू कंटेन 80, एटलीस्ट 80 यूनिट, एटलीस्ट बोला कम से कम क्या चाहिए, विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, 80 और 100। 80 क्या है, विटामिन ए, मिनरल्स क्या है, 800। तो ये तो हमारा हो गया डाइट में 80 और 100। अब फूड F1 और फूड F2 पे आते हैं। F1 फूड में देखो क्या है, फूड F1 कॉस्ट ₹4 per kg, ठीक, एंड F2 5 per kg. 1 kg ऑफ फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। इसमें विटामिन ए कितना है, 3 यूनिट, और F2 में 6 यूनिट का विटामिन ए है ना। मिनरल्स कितना है F1 में, 4 है, और इसमें 3 है। तो हमने विटामिन ए और मिनरल्स का कैसे चार्ट बना लिया, F1 में कितना है, F2 में कितना है, और हमें रिक्वायरमेंट कितनी है। 3 बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? अब आता है हमारा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब इसमें भी आ जाएंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, 80 यूनिट। अब हमें जो जो फूड F1 है वो कितना लेना है, या 80 यूनिट वाला कितना लेना है। लेट द मिक्सचर, अब जो मिक्सचर है कंसिस्ट ऑफ x kg ऑफ फूड F1, जो हम ऐसा मिक्सचर बनाएंगे दोनों फूड को मिला करके जिसमें मिनिमम तो पूरा ही हो जाए रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो x kg F1 ले लिया और y kg F2 ले लिया।
दो ही तरह के फूड अवेलेबल हैं, F1 F2। एक्स इसमें से लिया और इसमें से वाई ले लिया, ठीक। इस जैसे ही एक्स के जी लिया तो एक्स के जी में विटामिन ए कितना हुआ, 3x हो गया, क्योंकि पर के जी, 1 kg में 3 है, एक्स के जी में 3x यूनिट हो जाएगा, ठीक। F2 फूड उसका वाई लिया, उसमें कितना हो जाएगा विटामिन ए, 6 ही तो हुआ, तो 6y। दोनों को मिला दिया था F1 F2 को, इन मिक्सचर्स को मिला दिया, 3x प्लस 6y, ठीक। और ये कितना होना चाहिए, कम से कम 80 होना चाहिए, मतलब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। बात समझ आ गई। विटामिन ए वाला है केवल ये। सिमिलरली मिनरल्स पे आ जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएगा 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। क्लियर। इसी पैटर्न पे डाइट के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व किए जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, आसान तरीका है, ऐसा टेबल बनाना सीख लीजिए, ठीक। 2 फूड होंगे, 3 फूड हो सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट इधर लिख लो, क्या क्या उनमें है, कितना कितना है वो लिख लीजिए आप पहले, फिर हमारा कंस्ट्रेंट बना लीजिए। 2 कंस्ट्रेंट बन गए हमारे। आगे की बात करते हैं। एक्स और वाई क्या थे, यूनिट जितना हमने इसमें से लिया तो हमेशा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा एक्स और वाई वाला भी सेगमेंट। 4 हो गए। अब आते हैं, सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, वी विश टू फाइंड मिनिमाइज कॉस्ट। एक्स हमने F1 का लिया है, कॉस्ट कितनी है 4 पर के जी, एक्स है ना, एक्स के जी लिया था तो 4x हो गया, ये तो हुआ 4x, 4x ही तो होगा। और y2 F2 का कितना लेता 5 पर के जी, तो 5y हो गया। ये हो गया कॉस्ट, ठीक। इस कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज कर देना है, 4x प्लस 5y, ये ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो हमारे दोनों कंस्टेंट ये थे, एक कंस्टेंट ये था ये, तो पहले ही बनाया था 80 वाला, 100 वाला, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? किसी आंसर। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगला जो टाइप आता है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में। इसका एक जो एग्जाम्पल है वो देखिए। अ ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज 2 डिपो ए एंड बी। एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर है जहाँ पे ईंटें बन रहे हैं, उसके पास 2 डिपो हैं, एक ए है एक बी है। डिपो उसे बोलते हैं जहाँ पे वो अपने स्टॉक को रखते हैं, लाइक ए गोडाउन, ठीक है, या जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करते हैं, यूनिट जहाँ पे उनकी होती है, विद स्टॉक ऑफ 30,000 एंड 20,000 ब्रिक्स रिस्पेक्टिवली। डिपो ए है, उसमें कितना है ब्रिक 30,000, इसमें कितना है 20,000, के का मतलब 1000 होता है। ही रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम 3 बिल्डर्स PQR। अब देखो एक कोई ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 2 डिपो हैं ए और बी। एक डिपो पे 30,000 ईंटें रखी हैं, दूसरे डिपो पे 20,000 ईंट रखे हैं। उसको 3 बिल्डर हैं PQR, उनसे ऑर्डर मिलता है। कितना कितना ऑर्डर है, पहले वाले पी से मिलेगा 15,000, फिर 20,000 और 15,000, ठीक। टोटल पूरा उसका 50,000 ईंटों का ऑर्डर है, और उसके बाद 50,000 ईंटें हैं अवेलेबल उसके पास डिपो पे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1000 bricks to the builders from the depot are given below। ये टेबल है जो क्वेश्चन में दी गई है कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर हम डीलर PQR को डिपो ए से भेजें या डिपो बी से भेजें, ठीक। अब समझाते इस टेबल को। ये है डीलर P, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, 1000 ईंटें भेजने पे जो खर्चा आता है वो 40 रुपए का खर्चा आता है। कहां से, अगर ए से भेजा जाए इसको तो, और अगर बी डिपो से भेजा जाए यही, तो 20 रुपए खर्चा आता है। तो फायदा इसको किस पे होगा, इस वाले से भेजने में, ठीक है। लेकिन अगर क्यू को भेजता है तो 20 रुपए ए से इसको, और बी से 60 रुपए पड़ता है खर्चा, क्लियर। आर को अगर भेजेगा तो 20 ए से और 40 बी से पड़ेगा।
यानी कि बेसिकली इसकी जो लोकेशन है पी क्यू आर की डिफरेंट है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। द मैन्युफैक्चरर विशेस टू फाइंड हाउ टू फुलफिल द ऑर्डर्स सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये जो कॉस्ट ही है पूरा टेबल बनाया गया है। फॉर्मुलेट द एलपीपी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? देखिए आगे। अब यहाँ पे जब कभी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और ये जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं ये फॉर्मेट है, केवल इन्हीं फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन लगाना है। आसान पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप अगर आप और तरीके से करेंगे तो हो सकता ना भी निकले आंसर या बहुत टाइम लग जाए। देखिए जब कभी तो डिपो वाले के लिए हम एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, हमेशा बनाना डायग्राम। एक डिपो ए था, एक डिपो बी। यहाँ पे 30,000 ईंटें हैं, यहाँ पे 20,000 ईंटें हैं। इन्होंने 1000 को यूनिट बना लिया, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 30 यूनिट की बात कर रहे हैं, 20 यूनिट की बात कर रहे हैं। पी क्यू आर पे हमें ब्रिक्स पहुंचानी है। कुछ हम ए से पहुंचाएंगे, कुछ बी से पहुंचाएंगे। पी को टोटल 15 यूनिट चाहिए, क्यू को 20 यूनिट चाहिए और आर को 15 यूनिट चाहिए ब्रिक्स। ठीक है, इतनी की रिक्वायरमेंट है 15। हमने मान लिया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ए डिपो से इसको एक्स यूनिट भेज दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ए से कितना किया? ए डिपो से, ए था डिपो, इसको ध्यान रखना। यहां से एक्स यूनिट हमने इसको भेज दिया। चाहिए कितना इसको? 15 माइनस एक्स। अगर यहां से एक्स भेजा तो बी से कितना भेजना पड़ेगा? 15 माइनस एक्स भेजना पड़ेगा। तो ये वाला तो क्लियर। दूसरा, क्यू को हमने वाई भेजा यूनिट, क्यू को वाई यूनिट भेज दिया। चाहिए कितना था? 20। तो यहां से कितना भेजेंगे? 20 माइनस वाई। दो चीज क्लियर हो गई। आर जो बचा, अब देखो हमारे पास यहाँ पे टोटल था 30 यूनिट केवल। एक्स निकल गया, वाई निकल गया, जितना बचा उतना ही भेज सकते, उससे ज्यादा तो नहीं भेज सकते। चाहिए इसको कितना? टोटल 15। जितना बचा था वो सब भेज दिया। क्यों किया ऐसा अब समझाते हैं, वो देखिए जरा। इस टेबल से समझ आएगा। ए डिपो से अगर हम आर को भेजते हैं तो खर्चा 20 रुपये ही आता है, तो इससे खर्चा हमारा कम आता है। ठीक है, अगर ए से भेजेंगे आर को तो खर्चा 20 रुपये आता है, बी से भेजेंगे तो ज्यादा, यानी जितनी बची हुई सब कुछ था वो हमने इसको आर को भेज दिया। क्लियर? अब इसको चाहिए था 15 यूनिट, 15 में से इतनी इसके पास आ गई ये, तो 15 माइनस दिस वैल्यू, 15 माइनस दिस वैल्यू जो यहाँ से आई थी ए से, कि टोटल सॉल्व होकर के आता है सिर्फ इतना, है ना? जितना जितना बच्चा माइनस होने के बाद वही तो भेजोगे बी से आप इधर, यानी इतनी इतनी ब्रिक्स आपने इसको भेज दी। सही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डन? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब हमें इन्हीं बातों को रिकॉर्ड करना है प्रॉपर वे में, ध्यान समझिएगा। तो हमारा कॉस्ट आया, कॉस्ट क्या है हमारा? 40। ये कॉस्ट के हिसाब से लिखा गया पूरा है हमारा डेटा। Z1 to simplify, assume that 1 unit of the is equal to 1000 bricks. Suppose that depot A supplies X, जो मैंने आपको बताया वो सब लिख लिया मैंने। ठीक है, using the transportation cost given in table, total transportation cost is Z1। Z1 क्या है ध्यान समझना, 40x plus 20y plus 20 into this 40x। x क्या था? ये जब A से आप P को ट्रांसफर करते हो तो 40 रुपये का खर्चा आता है। A से आपने P को ट्रांसफर किया, 40 रुपये की कॉस्ट है, और X आपने यूनिट भेजी है, तो ये कॉस्ट कितनी होगी इधर? 40, इसलिए 40x। Y को भेजने में 20 रुपये खर्चा आता है, Q को भेजने में 20 खर्चा आता है, 20y, और R को भेजने में भी 20 ही खर्चा आता है, इसलिए 20 इंटू दिस। ये तीन बातें समझ आ गई कि नहीं? इनको ध्यान से देखो, इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक, ये ए से है। अब जरा बी से देखते हैं। बी से कितने गया? 15 माइनस एक्स। बी का कॉस्ट कितना है? 20। 20 इंटू 15 माइनस एक्स। क्यू कितना गया? 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई। इसका कॉस्ट है 60 रुपीज। ठीक, और आर को भेजने का कॉस्ट है 40। कितना भेजा था? एक्स प्लस वाई माइनस 15। ये टोटल कॉस्ट होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा Z1, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फंक्शन। हमको इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्लियर है क्वेश्चन?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखिए क्या है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ द ब्रिक्स हमेशा जीरो से बड़ी होंगी, जीरो के बराबर होंगी, एक्स और वाई तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो समझ आ गए। अगला कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट हमारे पास क्या क्या है वो अब समझते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था सिर्फ। कंस्टेंट में कहा गया, क्वेश्चन पे आइए जरा। A brick manufacturer has two depot A and B, stock था 30 and 20. He received order from PQR 15,000, 20,000 और 30,000। देखिए 30 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ, ये जो है ये नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, और ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स ही तो है। ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, और ये भी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं। जितनी भी नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो हमेशा जीरो से बड़ी होंगी या तो जीरो के बराबर होंगी। निगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो वही हमने लिखा जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, सब जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, ये चारों वैल्यूज लिख ली। छः, टोटल 6 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कंस्टेंट हमारे हमने लिख लिए। बस ये 6 कंस्टेंट हो गए हमारे, ये यही। अब यहाँ पे क्या था, जैसे ये था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं इसको, एक्स और वाई को उधर ले जाएं, 30 इधर रह गया, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 30। एक ही बात है, वो लिख लिया। दूसरे वाले फंक्शन को देखिए, 15 माइनस एक्स को, माइनस एक्स उधर चला गया, यानी एक्स इज लेस देन 15, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे वाई इज लेस देन इक्वल टू 20। कोई कंफ्यूजन? ये वाला एक और, ठीक। और ये तो जीरो से बड़े होंगे, यहाँ x इज लेस देन 15 है, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी और 15 से छोटी लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन पूरे क्वेश्चन में? तो इस तरीके से जब कभी डिपो वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में फॉर्मूला फिर से समझिए एक बार, इसको एक बार ब्रीफ कर देते हैं छोटा सा। ठीक है, हमेशा आपको एक टेबल दी जाएगी ऐसी, ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन में आपको टेबल मालूम होगा, डिपो मालूम होंगे, और कॉस्ट टेबल होगी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमेशा याद रखिए, 2 डिपो बना लीजिएगा ऐसे, इधर ए और बी, कहीं से पी और क्यू होंगी जहाँ पे मैं कोई सामान पहुँचाना है, उनको बीच में रखिएगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट ए से जाएंगे, कुछ बी से जाएंगे, जितना है ना इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे। पहले आप एक्स भेज दीजिए इधर, जो बच्चे की इधर से भेज दीजिए, इसको वाई भेज दीजिए, जो बच्चे की इधर भेज दीजिए, जो कुछ बचा है इसमें से पूरे में से वो यहाँ भेज दीजिए, जो बचा है भेज दीजिए। अच्छा, सपोज दैट अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन में अगर हम इस 20 और 40 को बदल दें आपस में, ठीक, तो ए से 40 पड़ेगा कॉस्ट और बी से सस्ता पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले बी से बचा हुआ बी से भेज देंगे। जैसे अभी हमने ए से बचा हुआ पूरा प्रोडक्ट 30 माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों जो निकल गया, जो बचा वो भेज दिया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट हमें सस्ती रखनी है ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस हिसाब से डिजाइन कर लेंगे, इधर भेज देंगे सबसे पहले, फिर जो होगा वो इधर बैलेंस कर लेंगे। क्लियर?